जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने पीछे की बीएनएस की जो भी क्लासेस पढ़ चुकी हैं अब तक, उन सारे सिद्धांतों को पूरा कर लिया होगा। आज से हम लोग बीएनएस की धाराओं को शुरू करने वाले हैं। बीएनएस की धाराएं मतलब इनकी एक एक धारा को हम लोग बहुत डीपली, बहुत अच्छे से समझेंगे, ताकि आपको ये चीजें समझ में आए और आप समझ सकें कि भारतीय न्याय संहिता किस तरीके से अपराधियों को सजा दिलाती है और जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाता है। तो आइए समझते हैं भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 1, चैप्टर 1। अब ये चैप्टर 1 जो है, इस चैप्टर में 3 धाराएं हैं। चैप्टर 1 में 3 धाराएं हैं। चैप्टर 1 की 3 धाराओं में हर धारा के अंदर उप धाराएं भी हैं। कैसे? जो धारा 1 है उसके अंदर 6 उप धाराएं हैं, जो दफा बोलते हैं जिन्हें हम, जैसे आपने सुना होगा कि दफा 376, दफा 302, इस तरीके से वही धाराओं की बात हो रही है कि जो धारा है वो पहली धारा के अंदर उप धाराएं भी 6 हैं, 1 से लेकर के 6 उप धाराएं। उसके बाद जो दूसरी धारा है, जो दूसरी दफा है, उसकी भी उपधाराएं लगभग 39 है। लगभग क्या, 39 उपधाराएं हैं, 1 से लेकर के 39 उपधाराएं हैं। उसके बाद में जो धारा नंबर 3 है उसमें भी 1 से लेकर के 9 धाराएं हैं। शुरुआत की सारी धाराओं को हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कुछ कुछ धाराओं को हम लोग स्किप करेंगे, क्योंकि सारी धाराओं में बहुत कुछ जानने वाला नहीं है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जितना भी आपके सिलेबस के लिए या आपके जानने योग्य जितनी भी बातें हैं, वो सारी बातें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं धारा 1। धारा 1 क्या कहती है? तो जो धारा 1 है उसके अंदर 6 उपधाराएं हैं, मैंने आपको बताया है। तो 6 उपधाराएं हैं, जो उसकी जो पहली उपधारा है, इसे हम लोग कैसे बोलेंगे? तो बीएनएस की धारा 1 की उपधारा 1, या तो इसे कैसे पढ़ेंगे? पहले आप ध्यान रखिएगा, पढ़ना सीख लीजिए कि बीएनएस की धारा 1.1 बोलेंगे, या तो बोलेंगे बीएनएस की धारा 1 उपधारा 1, सब क्लॉज 1। तो पहले समझते हैं इसमें दिया क्या गया है। तो जो उपधारा 1 है उसमें दिया गया है संहिता का नाम। अब ये क्या बला है, संहिता का नाम क्या है? तो संहिता का नाम मतलब भारतीय न्याय संहिता। पहले भी हमने पढ़ा है कि भारतीय न्याय संहिता क्या है, संहिता का नाम है। इसका विस्तार क्या है? इसका विस्तार मतलब संपूर्ण भारत में भारतीय न्याय संहिता लागू होगी। विस्तार तो यही है, पूरे भारत में ये लागू होगी। ठीक है। उसके बाद में आता है कि ये जो संहिता का नाम है और ये संपूर्ण भारत में लागू हो रही है, तो ये क्यों हो रही है लागू संपूर्ण भारत में? ताकि संपूर्ण भारत के जो अपराधी हैं उनको दंड मिल सके, और जो संपूर्ण भारत में पीड़ित हैं उनको न्याय मिल सके। अब संपूर्ण भारत में, क्योंकि जितना भी भारत का राज्य क्षेत्र है वही संपूर्ण भारत है। भारत का राज्य क्षेत्र, जैसा कि मैथ की क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता होगा कि भारत जो है कहां तक भारत का विस्तार है, तो इस तरीके से संपूर्ण भारत में लागू है और भारतीय न्याय संहिता इसका नाम है। उसके बाद ये तो हो गई धारा 1। एक धारा को आपने बहुत डिटेल में समझ लिया कि धारा 1 क्या कहती है, इसका संहिता का नाम और इसके विस्तार की बात करती है। उसके बाद में आती है धारा 2। धारा 2 मतलब बीएनएस की धारा 1 की उपधारा 2। तो ये उपधारा 2 क्या कहती है? तो संहिता की अधिसूचना। अधिसूचना का मतलब है ये जो संहिता है ये कब से लागू होगी। ऐसा तो है नहीं कि अगर आज ये कोई कानून बनेगा तो ये पिछले 10 सालों से लागू हो जाएगा। ये तो मैंने आपको भूतलक्षी और भविष्यलक्षी प्रभाव में बताया था। तो अगर कोई संहिता या कोई नियम आज बन रहा है तो उसे आज से या आने वाले समय से लागू किया जाएगा, पीछे से नहीं लागू किया जाएगा। तो जो अधिसूचना है तो ये कब से लागू की गई थी? तो ये जो प्रस्ताव वगैरह है इसके 2023 से ही आ रहे थे, लेकिन इसके बाद में कानून बना, पारित किया गया, लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ,
राष्ट्रपति के साइन हुए, उसके बाद में ये क्या 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत में लागू हो। संपूर्ण भारत का मतलब क्या है ये भी हम लोग समझेंगे। मान लीजिए इस तरीके से भारत का नक्शा होता है, इस तरीके से आपने मैप की क्लास में खूब देखा होगा। ये समझ लीजिए, आपको समझाने के लिए बना लिया, वरना इतना अच्छा नहीं बनाया मुझे पता है। तो ये क्या है, ये भारत का नक्शा है। अब भारत जो है ये कई देशों के साथ में सीमा भी बनाता है, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, उसके बाद में बांग्लादेश, उसके बाद में आ जाता है म्यांमार, बांग्लादेश, इस तरीके से कई राज्यों के साथ ये सीमा बनाता है। अच्छा, इधर भी स्थल है, इधर भी स्थल है, तो ये स्थलीय सीमा हो गई, मतलब जहां जमीन से जमीन जुड़ी हुई है वो स्थलीय सीमा हो गई। और ये जो है इधर जल का एरिया है, समुद्र है, तो ये क्या है, भारत की जलीय सीमा है। तो भारत जो संपूर्ण भारत है वो कहां तक है, तो संपूर्ण भारत का मतलब है ये जो पूरा ये स्थलीय सीमा, उसके बाद में जलीय सीमा कहां तक, 200 नॉटिकल मील तक इसकी जो है भारत का क्षेत्र है। लेकिन ये जो विधि है भारतीय न्याय संहिता, ये 200 नॉटिकल मील तक नहीं लागू होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसका जो है ये लागू यहां से समझिए कि ये जो स्थल है, स्थल से लेकर के 12 किलोमीटर तक इसकी विधिक सीमा है। 12 किलोमीटर तक विधिक सीमा का मतलब है कि 12 किलोमीटर तक ये लागू होगी। कौन चीज, ये जो बीएनएस है, 12 किलोमीटर तक अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो भारतीय न्याय संहिता के तहत उसे दंडित किया जाएगा। उसके बाद में क्या आता है, ये तो भारत की जो 12 किलोमीटर है ये विधिक सीमा हो गई। 12 किलोमीटर के बाद में कौन सी सीमा आती है, 24 किलोमीटर तक। तो 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर नहीं, 12 नॉटिकल मील होता है, किलोमीटर नहीं, 12 नॉटिकल मील, नॉटिकल मील, ध्यान रखिएगा, किलोमीटर नहीं, 12 नॉटिकल मील। तो 12 नॉटिकल मील तक कानून लागू होंगे। 12 नॉटिकल के बाद में जो हिस्सा है 24 नॉटिकल मील, तो 24 नॉटिकल मील जो यहाँ पे ये बनाया गया है डायग्राम, 24 नॉटिकल मील तक अनुसंधान कर सकता है। अनुसंधान का मतलब है वहां के जो संसाधन है, वहां का जो भी संसाधन है उसका दोहन कर सकता है। उसके बाद में आ जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो कि 200 नॉटिकल मील तक होता है। 24 के बाद में आगे 200 नॉटिकल मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र आ जाता है, अनन्य क्षेत्र आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो भारत की जो बात हो रही है वो संपूर्ण भारत यहां तक की बात हो रही है, ठीक है। इस पर क्या है, भारतीय न्याय संहिता लागू होगी और यहां पर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसे भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडित किया जाएगा। तो भारत की जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 की उपधारा 1 हमने समझ ली, संहिता का नाम और संहिता का विस्तार। उपधारा जो धारा 1 की उपधारा 2 वो क्या कहती है, संहिता की अधिसूचना कब से, 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत में ये लागू हो जाएगी। उसके बाद में आते हैं, ये तो धारा 2 हो गई, अब धारा 3 की बात करते हैं। धारा 3 क्या कहती है, और बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। धारा 1 की उपधारा 3 क्या कहती है, तो ये कहती है भारत के भीतर अपराध तो भारतीय विधि अनुसार दंडित। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो भारत है, ये भारत के अगर अंदर अपराध हो रहा है, इस वाले एरिया में, इसके अंदर के एरिया में अगर अपराध हो रहा है, भारत के क्षेत्र में अपराध हो रहा है, तो भारतीय विधि के द्वारा दंडित किया जाएगा, भारतीय कानून के द्वारा दंडित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसे अमेरिका के कानून से दंडित किया जाएगा, उसको भारत के कानून से ही दंडित किया जाएगा। ये कहाँ लिखा है ये सब। अच्छा, ये सब चीजें क्या है, आप तो वेट कर रहे होंगे कि मर्डर की धारा पढ़ाओ या कोई दूसरी धारा पढ़ाओ। तो यहाँ पे क्या है, ये धाराएं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि इन धाराओं में इंट्रोडक्शन है। अगर हमें इंट्रोडक्शन ही नहीं पता है, अगर हमें बेस ही नहीं पता है,
तो हम आगे चीजों को समझ नहीं पाएंगे। इस वजह से ये धाराएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जो धारा 3 है वो क्या कहती है कि अगर भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर कोई भी आपराधिक कृत्य करता है तो वो भारतीय न्याय संहिता या भारतीय विधि के द्वारा दंडित किया जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी कई सारे केसेस बताए हुए हैं। उसके बाद में धारा 3 के बाद में हमें यहाँ पे कुछ केसेस, धारा 3 का एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, धारा 3 एक केस हुआ था ली कुन्नी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, 2012 का केस है। कौन सा केस? ली कुन्नी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 2012। इसमें क्या हुआ था? तो इसमें ये समुद्र का मामला था। उसमें क्या है, कुछ सामान था उसका अनादर किया गया था, जिस वजह से अपराधियों को भारतीय न्याय संहिता के तहत भारत में ही दंडित किया गया था। उसके बाद में ये दूसरा केस अजमल कसाब वाला, आप लोगों ने बहुत सुना होगा। 26/11 अटैक के बारे में, 2008 में जो अटैक हुआ था उसमें क्या हुआ था? अच्छा, अजमल कसाब जो था वो विदेशी था, पाकिस्तानी था। तो क्या भारत में भारतीयों को ही दंड मिलता है अपराध करने पे, या अगर कोई विदेशी भी दंड करता है तो उससे भी भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडित किया जाता है? इसका अर्थ है कि अगर कोई विदेशी है व्यक्ति, अगर भारतीय है तब भी उसे भारतीय न्याय संहिता के तहत, अगर भारत के भीतर अपराध कर रहा है, दंडित किया जाएगा। और अगर भारत के भीतर कोई विदेशी अपराध कर रहा है तब भी उसे भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडित किया जाएगा। दिमाग में बैठा लीजिए ये बात कि भारत में अगर चाहे कोई भारतीय हो चाहे कोई विदेशी हो, जैसे अजमल कसाब ने यहाँ पे निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, अब अपराध किया इन्होंने तो इनको फांसी की सजा दी गई। और ये कब इन्होंने क्या किया था? 26/11 के अटैक को अंजाम दिया था। धारा 1, 2, 3 हमने बहुत डिटेल में पढ़ ली है। बढ़ते हैं धारा 4 की तरफ। धारा 4 क्या कहती है कि भारतीय विधि में आने वाला व्यक्ति भारत के बाहर अपराध करता है तो भारतीय विधि के अनुसार दंडित किया जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत जो है, भारत देश मान लीजिए ये भारत देश है हमारा, इस तरीके से ये समझ लीजिए इधर, और ये रफ डायग्राम में बना लेता हूँ इस तरीके से। ये भारत है हमारा, और भारत पे जो विधि लागू हुई है वो कौन सी है? तो भारतीय न्याय संहिता। अगर यहाँ का कोई व्यक्ति विदेश में अपराध करता है, कोई दूसरी कंट्री में अपराध करता है, तब भी भारतीय न्याय संहिता के द्वारा जब भी वो यहाँ आएगा उसे दंडित किया जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, ये मान लीजिए क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ का व्यक्ति अगर यहाँ आता है और यहाँ अपराध करता है, कौन सा अपराध? जो भारत में अपराध माना जा रहा है, यहाँ जब आएगा तो उसे दंडित किया जाएगा। और दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, भले ही वो अपराध ऑस्ट्रेलिया में जो गया है व्यक्ति, भले ही ऑस्ट्रेलिया में वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है जो काम उसने किया है, और अगर वो भारत के कानून के हिसाब से अपराध है तो उसे तब भी दंडित किया जाएगा। फिर से समझिए इसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एक व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया गया, उसने कोई ऐसा काम किया जो कि भारत में अपराध है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अपराध नहीं है, फिर भी उसे भारत में दंडित किया जाएगा। ये कहाँ लिखा है? तो ये धारा 4 उपधारा 4 कहती है, बीएनएस की धारा 1 की उपधारा 4 कहती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आते हैं धारा 5 पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट धारा है। धारा 5 में राज्य क्षेत्रातीत की बात करते हैं। राज्य क्षेत्रातीत क्या है? भारत से परे, भारत के मतलब उसके अलावा भारत के दूसरे देश की बात हो रही है। तो भारतीय नागरिक जब विदेश में अपराध करते हैं, भारतीय नागरिक कहीं दूसरी जगह अपराध करता है तो फिर उस पर भारतीय विधि लागू होती है। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। उसके बाद क्या होता है? भारत का, अब जैसे भारत का नागरिक है, उसने विदेश में अपराध किया तो वो अपराध होगा। लेकिन मान लीजिए भारत का नागरिक किसी फ्लाइट में जा रहा है, हेलीकॉप्टर में, और वो हेलीकॉप्टर में कोई अपराध करता है, तब क्या होगा? तब भी उसे भारतीय विधि के द्वारा दंडित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा ये बात कि अगर कोई भारतीय राष्ट्रपोत या रजिस्ट्रित पोत या विमान और उसमें कोई व्यक्ति अपराध करता है तो भारतीय विधि के द्वारा उसे दंडित किया जाएगा। तीसरा पॉइंट, ये सब कहाँ है? धारा 5 में। ध्यान रखिएगा, राज्य क्षेत्रातीत, भारत में अगर अपराध कर रहा है, भारत में, और भारत के परे अपराध कर रहा है विदेश में, तो भारतीय विधि लागू होगी।
भारत से परे किसी राष्ट्रीय पोत में या तो विमान में अपराध कर रहा है तब भी भारतीय विधि के द्वारा दंडित किया जाएगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, मान लीजिए कोई विदेश में बैठा व्यक्ति है, वो भारत के जो कंप्यूटर प्रणाली है, जो हैकिंग सुना है आपने, या कंप्यूटर प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करता है, तो उसे आईटी एक्ट 2000 के तहत दंडित किया जाता है। हम लोग आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप समझिए कि उसे जो है आईटी एक्ट के द्वारा दंडित किया जाएगा। धारा 5 में क्या है, राज्य क्षेत्रातीत। अब ये क्या है, भारत से परे। तो इसमें पहली बात क्या है कि भारत से परे मतलब कोई विदेश में अपराध करता है तो भारतीय विधि के द्वारा दंडित किया जाएगा। उसके बाद में भारत से परे किसी रजिस्ट्रीकृत विमान या पोत में अपराध करता है तब भी भारतीय विधि उस पर लागू होगी और भारतीय विधि के अनुसार उसे दंड दिया जाएगा। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है भारत की जो कंप्यूटर प्रणाली है, भले ही कोई विदेश में व्यक्ति बैठा है उसके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो आईटी एक्ट 2000 के तहत उसे दंडित किया जाएगा। ये धारा 5 कहती है। अब धारा 6 पे आते हैं। धारा 6 क्या कहती है कि जो सेना में जो भी हैं व्यक्ति, सेना के व्यक्ति, उन पर भारतीय विधि प्रभावी नहीं होगी या सेना की विधि जो है विधि प्रभावी नहीं होगी। अब सेना पर भी प्रभावी होती है कब, अगर कोई सेना के व्यक्ति को सेना से निकाल दिया जाए या उसे भगोड़ा घोषित कर दिया जाए, तब क्या होगा, उस पर ये भारतीय न्याय संहिता लागू होगी। लेकिन अगर सेना में है कोई व्यक्ति तब यह विधि उस पर प्रभावी नहीं होगी। हमने क्या क्या पढ़ा है, धारा 1 को पूरा पढ़ लिया है और धारा 1 में भी 6 उपधाराएं हैं, जिसमें पहली उपधारा संहिता का नाम और विस्तार, दूसरी उपधारा संहिता की अधिसूचना और तीसरी उपधारा क्या कहती है, भारत के भीतर अपराध तो भारत के जो विधि है उसके द्वारा दंडित, मतलब भारत के अंदर अपराध तो भारतीय विधि के द्वारा दंडित। अब धारा 4 क्या कहती है कि भारतीय विधि में आने वाले जो बाहर के व्यक्ति हैं, मतलब भारतीय विधि में आने वाला व्यक्ति भारत के बाहर अपराध करता है, भारतीय विधि में आने वाला व्यक्ति भारत के बाहर अपराध करेगा तो भारतीय विधि के अनुसार दंडित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा ये बात। और ये भी ध्यान रखिएगा, अगर वो अपराध यहाँ अपराध नहीं है और भारत में अपराध है तब भी उसे दंडित किया जाएगा। उसके बाद में आते हैं 5वें पॉइंट पे, राज्य क्षेत्रातीत, मतलब 5वीं उपधारा क्या कहती है, राज्य क्षेत्रातीत। इसमें 3 बातें मैंने बताई थी कि भारतीय नागरिक जो है विदेश में अपराध करेगा तब अपराध माना जाएगा, अगर विमान में अपराध करेगा तब अपराध माना जाएगा और कंप्यूटर प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करेगा तब अपराध माना जाएगा। 5वीं छठी उपधारा क्या कहती है, सेना पर यह विधि प्रभावी नहीं होगी, जबकि अगर उस वहाँ का व्यक्ति भगोड़ा नहीं है, अगर भगोड़ा है तब भी उस पर सेना ये भारतीय न्याय संहिता लागू होगी। ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में कवर कर ली हैं। एक धारा को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है हमने। ये शॉर्ट नोट्स जो मैंने लिखे हैं इन्हीं को इसी तरीके से आपको बनाना है, जिससे कि क्या है कम शब्दों में बहुत बड़ी बात को आप समझ सकें। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं। मिलते हैं अगली क्लास में धारा 2 के साथ में। जय हिंद, जय भारत।